स्वागत है दोस्तों। इस समय मुझे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ लग रही थी वो ये लग रही थी कि मार्च महीने में हम कैसे जियोग्राफी को, हिस्ट्री को, पॉलिटी को सबको रिवाइज कैसे करें, कितने दिन में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो हाँ, वही मैंने सोचा क्यों ना, जब मेरे दिमाग में प्रश्न उठ रहे हैं तो आपके दिमाग में भी प्रश्न आ रहे होंगे। मैं 5 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में आ रहे हैं, आप लोग तो नए होंगे तो आपके दिमाग में ये प्रश्न उठना लाज़मी है। तो मैं 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप देखेंगे ऑलरेडी अपलोडेड। पॉलिटी 8 दिन में रिवाइज कैसे करें, इन्वायरमेंट इकोलॉजी को 8 दिन में रिवाइज कैसे करें, और हिस्ट्री आज ही वीडियो अपलोड हुआ। इससे पहले जस्ट आप देखिए जाके प्लेलिस्ट में बना हुआ है, हिस्ट्री 13 दिन में कैसे रिवाइज करें। मैं हूं आपका दोस्त जय और लेकर आ गया हूं आज जियोग्राफी, कंप्लीट जियोग्राफी इन 13 डेज। हाँ, जियोग्राफी सुनते ही आपके दिमाग में आया होगा कौन सी नई पुस्तक बता देंगे। तो कोई नई पुस्तक बताने वाला नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ NCERT। हाँ, आपने सही सुना, वही NCERT जो सारे टॉपर बताते हैं, वही NCERT सारे एजुकेटर बताते हैं, वही NCERT कैसे 13 दिन में रिवाइज करें। मैंने रिवाइज किया है, मैंने पढ़ाई की है, मैंने तो कैसे रिवाइज की, मैंने 13 दिन में 4 घंटे पर डे पढ़ता था और पूरा रिवाइज हो गया। एक बता दूं पहले, जो नए लोग हैं जो सोच रहे हैं नया नया जियोग्राफी शुरू करना, 13 दिन में आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो पढ़ रहे हैं ऑलरेडी कई वर्षों से, कई महीनों से, तो वो लोग जियोग्राफी पढ़ चुके हैं NCERT, उसमें अंडरलाइन होंगे, उसमें हाईलाइट होगा, उसमें नोट्स बने होंगे आपके, तो वो लोग 13 दिन में रिवाइज कर पा रहे हैं। मैं फिर से स्टार बना के बता दूं भाई, ये नए लोगों के लिए नहीं है। समझ में आया? 13 दिन में NCERT नहीं होती, लेकिन जिन्होंने नोट्स बनाए हैं, जिन्होंने अंडरलाइन किया है, हाईलाइट किया, उनके लिए ये 13 दिन में रिवाइज हो जाएगा। टाइम टेबल वही 4 घंटे पढ़ना है। अब आप कुछ लोग होंगे सुबह के 4 घंटे पढ़ेंगे, कुछ लोग होंगे शाम को, कुछ लोग रात को, कोई मैटर नहीं करता, आपको 4 घंटे पढ़ना है आराम से। PYQ भी लास्ट में देखे जाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो सिंपल सा फर्स्ट डे में क्लास 6, क्योंकि 6 में बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है हमारे प्रीलिम्स के लिए, तो हम 6 जो आपने हाईलाइट किया, जो आपने अंडरलाइन किया है, उसको बस पलटते रहना है पेज। और कुछ समझदार लोग होंगे जो लोग नोट्स बना लिए होंगे, हालांकि मैंने भी नोट्स नहीं बनाए हैं 6, 7, 8 के, क्योंकि मैं वो पलटता हूँ तो मुझे और भी कहानी याद आ जाती है। मैं नोट्स बनाऊंगा तो उसमें थोड़ा सा रटना होगा, तो मैं भी समझदार नहीं हूँ, मैंने नोट्स नहीं बनाए हैं, लेकिन जिन्होंने बनाए होंगे वो बढ़िया है। क्लास 6 हम करेंगे पहले दिन में, हो जाएगी आराम से, यस। 7th दूसरे दिन में हो जाएगी, यस। 8th तीसरे दिन में हो जाएगी, यस, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट हैं, सॉरी वो बुक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आता है, बहुत ज़्यादा मटेरियल इसमें नहीं है। हाँ, किताब 9, 10th की लगेगी कि अरे ये तो ठीक ठाक पेज है, लेकिन जब आप उसमें अंडरलाइन किए होंगे, जब उसमें हाईलाइट किए होंगे, तो वो बहुत ज़्यादा मटेरियल आपको नहीं मिलेगा। आप एक दिन में 4 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम बात करेंगे 11th की, तो आप देखेंगे 11th मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप कहें कौन सी एक बुक पढ़नी है तो 11th। बाकी सब्जेक्ट आप 6, 7, 8 और 12th, 9, 10th, ये सब अगर आप 4 बार रिवाइज कर रहे हैं तो 11th को 10 बार रिवाइज करेंगे। जी हाँ, 6, 7, 8, 9, 10, 12th आप छोड़ भी दें रिवीजन को, लेकिन 11th को तो रिवीजन उतनी बार करना है जितनी बार कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स, कितने भी बार, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मेरे पास अभी ये रखा हुआ है, मैं अभी यही देख रहा था, यही मैं जो 2024 में पेपर दिया था, तो डायरेक्ट भाई कोरियोलिस बल पे क्वेश्चन आया है, कोरियोलिस पे सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं, सीधे सीधे 11th क्लास की NCERT से क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे वो समताप रेखाएं हो, शीत महासागरीय धाराएं, गल्फ स्ट्रीम हो, चाहे क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में अधिक क्यों भूमध्य रेखा पे होती है, चाहे वो पार्थिव विकिरण को लेकर क्वेश्चन हो, ग्रीन हाउस को लेकर क्वेश्चन हो, तो चाहे वो कोरियोलिस बल को लेकर क्वेश्चन हो। मेरे हाथ में 21 जून का दिन 12 घंटे अधिक समय कहाँ पर होता है, तापमानों की वार्षिक और दैनिक सीमा क्या है, जलवाष्प ऊपर जाने पर घटता है कि बढ़ता है, उष्णकटिबंधीय पीठभूमि, तो सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर रहे हैं, सीधे सीधे। और मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे हाथ में ये 2024 का और 2023 का और 2022 का, मैंने 3 साल एग्जाम दिया है, तीनों के पेपर मेरे राइट हैंड साइड में रखे हुए हैं, मैं वो रोज देखता हूँ, मुझे पता रहता है कि कहाँ से आ रहा है। तो 11th NCERT आप मतलब कुछ भी छोड़ दें,
11th क्लास की एनसीईआरटी और पॉलिटी में लक्ष्मीकांत, दो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, कतई घोर के पी जाओ। मतलब बाकी सब आप 5 बार रिवाइज कर रहे हो तो लक्ष्मीकांत और 11th क्लास जियोग्राफी 15 बार करो भाई, इतना आता है, हर साल कॉपी पेस्ट होते हैं सीधे सीधे। तो इसको मैंने 3 दिन लगा रखे हैं और मैंने अभी ब्लॉग आप देखेंगे जाके, मैंने 3 दिन में रिवाइज भी किया 11th क्लास की। मैं पर डे व्लॉग बनाता हूँ टेलीग्राम पे, सुबह टारगेट दे देता हूँ और मैं खुद भी उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करता हूँ। तो 11th क्लास में जो एनसीईआरटी है उसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा हूँ, उसको 3 दिन में ही पढ़ता हूँ 4 घंटे रोज। ऐसे ही 12th क्लास की मैंने बहुत कम रिवाइज किया 12th क्लास की एनसीईआरटी को, क्योंकि बहुत कम रिलेवेंट है, लेकिन हाँ रिलेवेंट तो है ही। तो 9th 10th को हम 2 दिन दे देंगे, क्योंकि 6th 7th 8th 9th 10th की अपेक्षा 12th में मटेरियल ज़्यादा है, कंटेंट ज़्यादा है, थोड़ी मोटी बुक है, तो आप उसमें ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे 11th होना था, 1 हो गया है, आप इसको 11th मानिएगा। 11th डे में हम जो भी, आप इसमें से कोई ऐसा पोर्शन हो जो छूट गया हो या किसी में रह गया हो, तो वो बैकलॉग जो लग जाए आपका उसको कंप्लीट करना और पीवाईक्यू शुरू कर देना है। बाकी 2 दिन हमें क्या करेंगे, 4 घंटे इसके, 4 घंटे इसके, 8 घंटे, कुछ टाइम हमें 11th डे का मिल जाएगा। इसमें हम करेंगे पीवाईक्यू, क्योंकि वही एनसीईआरटी से क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। जब आप उन्हीं एनसीईआरटी को पढ़ के पीवाईक्यू करेंगे ना, तो वो आपका रिवीजन एक टाइप से और बढ़िया हो जाएगा। आपको याद आएगा कि हाँ ये 5th चैप्टर में राइट हैंड साइड में नीचे था। जब आप पीवाईक्यू लगाएंगे तो आपको रिकॉल होगा कि हाँ 7th क्वेश्चन में, सॉरी 7th चैप्टर में बाईं साइड में बीच में ये बात लिखी गई थी। और आप देखिएगा सीधे सीधे स्टेटमेंट हैं, तो आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें कुछ सीधे सीधे स्टेटमेंट होंगे। जैसे ये मैंने भी दिखाया कि जलवाष्प ऊपर जाने पे घटता है, तो उसमें ये भी लिखा है कि ऑक्सीजन ऊपर जाने पे घटती है, कितने किलोमीटर ऊपर जाने पे ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, कितने किलोमीटर ऊपर जाने पे कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाती है, और कितने ऊपर जाने पर जलवाष्प खत्म हो जाता है। ये सीधे सीधे आप स्टेटमेंट वाइज याद रखिए। आपको पता होना चाहिए एल्बिडो कितना है, कितना आता है, कितना बादल ऑब्जर्व कर लेते हैं, कितना। और 21 जून तो ऐसा क्वेश्चन है कि 2022 में भी ऐसे रिलेटेड कुछ पूछा था, 2023 में भी ऐसे रिलेटेड कुछ पूछा गया है। पता नहीं क्या मज़ा आ रहा है ये क्वेश्चन पूछने में। बाकी आप जब इक्वेटर से ऊपर जाएंगे ध्रुवों की तरफ तो क्या चीज़ घटती है, क्या चीज़ बढ़ती है, एल्टीट्यूड के ऊपर जाएंगे तो क्या चीज़ घटती है, क्या बढ़ती है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन कई ज़्यादा पूछे गए हैं। गल्फ स्ट्रीम हो गया, या आपका वो एक चैप्टर है जिसमें एक पेज बना हुआ है राइट साइड में, उष्णकटिबंधीय वन, शीतोष्णकटिबंधीय, उसमें एफ ABC, वो बहुत ज़्यादा अजीब टाइप का है, वो याद नहीं होता है, लेकिन वहाँ से भी क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। फिर हम इधर आ जाते हैं अपना, आप देखेंगे मेरे हाथ में ही एनसीईआरटी है, आप देखेंगे भारत का भूगोल, तो इसमें आप स्टेटमेंट अलग से भी लिख सकते हैं। जैसे आप देखेंगे तो मैंने ये स्टेटमेंट ऊपर कोने में लिख रखे हैं, ये सीधे सीधे स्टेटमेंट बनेंगे, आप सीधे सीधे स्टेटमेंट आएगा, चाहे वो अप्रत्यक्ष स्रोत हो, चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे हाँ ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, लेकोलेथ, पैथोलेथ, बेसाल्ट प्रवाह, हाँ फैकोलेथ, ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर आपका चाहे वो टीलाइट से संबंधित हो, वितलीय मैदान जिसे आप प्लेन बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट बोलते हैं, फिर आपकी प्लेट्स हों, कोकोस प्लेट, निस्का प्लेट, अरेबियन प्लेट, और फिर हम जब अपक्षय हो, जलयोजन हो, हिमकरण हो, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। कास्ट हो गया, स्टेलेग्माइट हो गया, नदी वेदिकाएं हो गई, इससे भी अभी हाल फिलहाल में शायद 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था इसी चैप्टर से। बालू टिब्बे हो गए, सीफ क्या है, स्पिट क्या है, पेडिमेंट क्या है, मतलब वातगर्त, छत्रक, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे टेम्परेचर, अब ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, कभी भी स्टेटमेंट में दे देगा कि कितने किलोमीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर कितना कम होता है। वो स्टेटमेंट में देगा कि हम जब 165 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। अब जो आदमी अच्छे से पढ़ा होगा उसे पता है कि कितना ऊपर जाने पे कितना कम होता है। जैसे वायु का द्रव्यमान, जैसे 8th चैप्टर में
आप देखेंगे मैंने यहाँ पे बना भी रखा है अर्थ चैप्टर में। ये CO2 90 किलोमीटर तक पाई जाती है, ऑक्सीजन 120 किलोमीटर तक पाई जाती है। और यहीं पे जलवाष्प की भी बात की गई है। तो आप देखेंगे सीधे सीधे क्वेश्चन एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट हो रहे हैं। ओजोन पे पूछ देगा कि ओजोन नीचे क्षोभ मंडल में पाई जाती है कि नहीं। तो ओजोन अब सबको पता है समताप मंडल में पाई जाती है, लेकिन क्षोभ मंडल में भी कुछ पाई जाती है, तो उसको भी आपको याद रखना है। सीधे स्टेटमेंट पता कैसे बनाएगा, ओजोन केवल समताप मंडल में पाई जाती है। इससे ऊपर एक क्वेश्चन अच्छा सा स्टेटमेंट बना के देगा, फिर दूसरा स्टेटमेंट बना देगा ओजोन केवल समताप मंडल में पाई जाती है। आप वहाँ प्रेशर होगा, आपके पास गर्मी होगी, तो आप जैसे पढ़ेंगे आपको लगेगा हाँ समताप मंडल में तो पाई जाती है, आप स्टेटमेंट ट्रू करके आएंगे। बाहर जब ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आपको याद आएगा अरे केवल लिखा था, और इस केवल के चक्कर में केवल हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं एनसीईआरटी से सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा स्टेटमेंट ऐसा घुमा के पूछेगा कि हम फंस जाएंगे। ठीक है, जैसे वायुदाब कि कितने किलोमीटर ऊपर जाने पे कितना वायुदाब कम होता है। जैसे यही है कि वायुदाब पट्टियाँ स्थायी नहीं हैं, ये सीधे सीधे स्टेटमेंट लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। आप देखेंगे तो मैंने इसे हाईलाइट और सब टिक विक सब कर रखा है। नहीं जहाँ भी होता है मैं सर्किल मार देता हूँ, आप भी ऐसे नहीं जहाँ पर भी हो उस पर ध्यान देकर फोकस करके इस सर्किल मारिए कि यही नहीं हटा के सीधे स्टेटमेंट बनाएगा, सीधे बताएगा वायुदाब पट्टियाँ स्थायी हैं। और ऊपर लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ें तो उसमें थोड़ा सा, अब ये देखिए आप इसको स्टेटमेंट ये देखिए मैंने हाईलाइट कर रखा है, जहाँ भी ज़्यादा दिक्कत वाला है वहाँ पे मेरा आप टिक मत देखेंगे कि टिक है, यानी बहुत ध्यान से आपको देखना है कि या ध्रुवों पर सर्वाधिक विषुवत वृत्त पर अनुपस्थित होता है। वो क्या लिखेगा, या ध्रुवों पर सर्वाधिक और विषुवत वृत्त पर निम्न होता है, तो वो अनुपस्थित को निम्न कर देगा और हम बह जाएंगे, क्योंकि फ्लो में स्टेटमेंट सही कर देंगे। तो आप समझ रहे होंगे कि स्टेटमेंट कैसे बनाता एनसीईआरटी से ही है, लेकिन वो इतना अच्छे से एक स्टेटमेंट फ्रेम करेगा, फिर दूसरा स्टेटमेंट ऐसा फ्रेम करेगा कि आप इसमें फ्लो में सही कर जाएंगे। जैसे एक स्टेटमेंट यही है कि जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात केवल समुद्रों में पाए जाते, केवल, अब समझ में आया आपको। अब यहाँ पे केवल है, लेकिन हम क्या देखेंगे कि केवल तो नहीं होता है, केवल वाला गलत है। कई जगह केवल भी सही होता है, कई जगह केवल नहीं भी सही होता है, तो आपको ध्यान रखने की बात है। जैसे एक स्टेटमेंट बनाएगा, हवा की गति जितनी तीव्र होगी वाष्पीकरण उतना ही तीव्र होगा। अब ये देखो स्टेटमेंट ये आ गया, तो आप कितने लोग बताओ सही करके आते हैं। ये हवा द्वारा जलवाष्प को ग्रहण करने की क्षमता पढ़ी है आप लोग, बताइए कितने लोग इसको सही करके आते हैं कि हवा द्वारा जलवाष्प को ग्रहण करने की क्षमता पूरी तरह से तापमान पर निर्भर करती है। यानी हवा द्वारा जो जलवाष्प को ग्रहण कर रहे हैं पूरी तरह से तापमान पे 100% कह रहा है यानी। और हम लोग कहते हैं स्टेटमेंट जो है एक्सट्रीम लेवल की है, यानी ये गलत होगा, पूरी तरह से तापमान। और भी फैक्टर तो होंगे, छोटी सी कोई तो फैक्टर होगा, लेकिन यहाँ सीधे लिखा है कि पूरी तरह से तापमान पर निर्भर होता है। ठीक है, तो ऐसे स्टेटमेंट आप सिर्फ पढ़िए मत, बल्कि उसे मेरी तरह जहाँ पे आपको लगता है क्वेश्चन फंसाने वाला वहाँ हाईलाइट करिए। देखिए मेरे टिक जहाँ जहाँ लगे हैं उसका मतलब है कि वो थोड़ा सा दिक्कत वाला एरिया है। अब यहाँ देखो विषुवतीय पट्टी पर रोज बारिश होती है, ये स्टेटमेंट आया भी है, आप देखेंगे स्टेटमेंट आया भी है PYQ में। लेकिन समशीतोष्ण ठंडे प्रदेशों में भी वर्षा पूरे वर्ष भर होती है, ये क्या आपको पता था? अगर पता था तो आप कमेंट करिएगा, वरना आप ढंग से पढ़ाई करिए कि क्या पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट कैसे बनाए जा रहे हैं। बाकी कैसा लगा आपको वीडियो आप कमेंट करिएगा। हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे, आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाई चल रही है, वहाँ भी इस रोज़ टारगेट दिए जाते हैं और उसे अचीव किया जाता है। तो शाम को मैं अपना परफॉर्मेंस देता हूँ कि मैंने क्या किया, पूरे दिन अचीव कर पाया या नहीं। आप लोग भी उसमें अपना परफॉर्मेंस बता सकते हैं कि क्या हुआ। बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही है, अगर आप नहीं अकेले पढ़ पा रहे हैं तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए। हम दोनों साथ मिलकर पढ़ेंगे और आपकी बारी UPSC को क्रैक करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।
आप कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए।